हेलो दोस्तों, अब मैं एक नया क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ कॉमर्स का। ये जो है आपके जितने कॉमर्स एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ये भी है आपका, लेकिन नेट पर्सनल इनकम ये नहीं है, और नेट एक्सपोर्ट है। तो पर्सनल कंजम्पशन भी है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी। देखिए सकल जीडीपी के प्रमुख अंग नहीं है पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है, लेकिन हम अब बता रहे हैं कि है कौन कौन से। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है, लेकिन नेट पर्सनल इनकम नहीं है। तो इसका मतलब सी इसका आंसर राइट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था का एक मंच नहीं है? तो आपका लोकल फोरम ये हमारे हिसाब से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, स्टेट फोरम होगा, और नेशनल कमीशन, ये सब होंगे। लोकल फोरम कभी नहीं होता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है या स्टेट फोरम होता है या नेशनल कमीशन होता है। पहले मुकदमा डिस्ट्रिक्ट फोरम में चलता है उपभोक्ता विवाद का, फिर स्टेट फोरम में चलता है। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो नेशनल कमीशन पे ये मुकदमा चलता है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका लॉन्ग टर्म, इसका आंसर ये होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का आंसर क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। प्रॉपर्टी रेशियो क्या है? जहाँ प्रॉपर्टी की बात आ जाए, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी रेशियो ये होगा शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बात आ रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारे हिसाब से होगा फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट की बात आ रही है तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो। जहाँ कैपिटल आएगी तो कैपिटल किस में आ रही? इसमें आ रही इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। ठीक है, नया क्वेश्चन आ रहा है, राम और श्याम एक फर्म के साझेदार जिनकी पूंजी क्रमशः 4,80,000 और 3,10,000 है। इन्होंने लाभ हानि में 1/4 हिस्से के साथ गणेश को एक साझेदार के रूप में प्रवेश किया। गणेश द्वारा 3 लाख रुपये पूंजी के रूप में लाई, गणेश के हिस्से में गुडविल क्या होगी? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो राम की पूंजी क्या है? 4,80,000, और श्याम की पूंजी क्या है? 3,10,000। तो लाभ हानि बराबर बराबर इनका। नया साझेदार गणेश के प्रवेश द्वारा लाभ हानि खाता क्या होगा? 1/4 होगा। तो 1/4 हेतु गणेश द्वारा लाई गई पूंजी कितनी है? 3 लाख रुपये है। ठीक है, अब 1/4 के अतिरिक्त शेष भाग 3/4 होगा, 1 - 1/4। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तीनों साझेदार कुल पूंजी क्या है? तो तीनों साझेदार कुल पूंजी हो गई 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपये। तो 9 लाख में आप 4,80,000 घटा देंगे और माइनस 3,10,000 आप जो है इसे रिड्यूस करके 1/4 कर देंगे, तो 27,500 आंसर आएगा। तो देखिए 1/4 इससे के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 9 लाख में जो है टोटल पूंजी 9 लाख मानी जाएगी। हम लोग 9 लाख मानते हैं टोटल पूंजी, क्योंकि 3 साझेदार कुल पूंजी 9 लाख है, ये समझ लिया हम लोगों ने। अब 9 लाख में जो है 4,80,000 माइनस 3,10,000, तो 9 लाख में 4,80,000 3,10,000 घटा देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो आपका 1/4 होगा, 1,10,000 रुपये, जो 27,500 रुपये आपका कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्न कौन से स्थगित आयगत व्यय है? तो लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड, ये नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ मेगा एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग विद लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि एक नए उत्पाद के बाजार में ले जाने के समय किसी बड़े विज्ञापन के अभियान पर चलाया गया व्यय। तो ये क्या है? निम्न कौन से स्थगित आगत व्यय है? तो इसके बारे में बताया गया, एक नए उत्पाद को बाजार में ले जाने के समय किसी बड़े विज्ञापन अभियान पर चलाया गया व्यय। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से शेष बनाता है मुख्यतः। ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू।
तो उपभोक्तावार का क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ब्यूरोक्रेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट, सी इसका आंसर होगा। बाइफ्यूरिकेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मूल प्रभाव के आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन के कारण। तो मूल प्रभाव के आय प्रभाव के व प्रतिस्थापन प्रभाव विभाजन के कारण जो होगा आपका उपभोक्तावार क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यदि समको का व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इज नोन एज, यदि समको का वर्गीकरण केवल वर्णनात्मक विशेषताएं जिसे मापा नहीं जा सकता है के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए यदि समको का वर्गीकरण केवल वर्णनात्मक या विशेषताएं द्वारा मापा नहीं जा सकता तो उसके आधार पर किस आधार पर किया जाता है, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर दैट रिकग्नाइज डेटा एज डिस्क्रीट सिग्नल्स आर कॉल्ड, कंप्यूटर समको का असतत संकेत के रूप में जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। तो क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। हार्बर्ट साइमन कंसेप्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एज्यूम दैट, हार्बर्ट साइमन प्रशासनिक व्यक्ति की अवधारणा मानती है ही हैज सेटिस्फाइंग अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग रेदर देन दी मैक्सिमाइजिंग अप्रोच, वह निर्णय लेने में अधिकतम उपागम की बजाय असंतोषकारक उपागम रखता है। ये सही है। ही कैन मेक डिसीजन विदाउट डिटरमाइनिंग ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव, वह सभी संभव विकल्पों का निर्धारण किए बिना निर्णय ले सकता है। ये दोनों सही हैं आपके। ही इज़ कम्प्लीटली रेशनल इन डिसीजन मेकिंग, तो देखिए थर्ड, वह निर्णय लेने में पूर्णतः तार्किक होता है। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड सही है आपका, जैसे फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्केलर चेन प्रिंसिपल एज गिवन बाई फयाल, ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन अथॉरिटी, ये इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं। फेलो द्वारा प्रतिपादित पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में पहला कथन सही है, ऊपर या नीचे जाने वाले प्रत्येक संप्रेषण रेखी प्राधिकारी में प्रत्येक स्थिति के माध्यम से प्रवाहित होना चाहिए। तो ऊपर या नीचे जाने वाले प्रत्येक संप्रेषण रेखी प्राधिकारी में प्रत्येक स्थिति के माध्यम प्रवाहित होना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। Which types of differentiation is used to gain competitive advantage through the way of a firm design its distribution coverage, expertise and performance? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म अपने वितरण व्यक्ति विशेषता एवं कार्य निष्पादन को तैयार करने के लिए किस प्रकार का विभेदीकरण का उपयोग करता है। तो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म अपने वितरण व्याप्ति विशेषता एवं कार्य निष्पादन को तैयार करने किस प्रकार का विभेदीकरण का उपयोग करता है। तो ये करता है चैनल डिफरेंशिएशन। चैनल डिफरेंशिएशन कहते हैं श्रृंखला विभेदीकरण, ठीक है। Which of the following is the most likely result of a marketing strategy that attempts to serve all potential customer? निम्नलिखित में कौन सा विपणन रणनीति का सबसे अधिक संभावित परिणाम होता है जो सभी संभावित ग्राहकों की सेवा करने का प्रयास करता है। All customers will be delighted, सभी ग्राहक आनंदित होंगे, ये गलत है। कस्टमर परसीव वैल्यू विल बी इंक्रीज, ग्राहक कल्पित मूल्य में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। द कंपनी विल नीड टू फॉलो अप विद डी मार्केटिंग कैंपेन, कंपनी के अवकरण अभियान सहित अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी, सभी ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नॉट ऑल कस्टमर विल बी सेटिस्फाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा विपणन रणनीति का सबसे अधिक संभावित परिणाम होता है जो सभी संभावित ग्राहकों को सेवा करने का प्रयास करता है। चाहे जितना भी सेवा कर दें लेकिन कस्टमर कभी सेटिस्फाई जल्दी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी इन माइकल पोर्टर्स वैल्यू चैन।
निम्नलिखित में कौन सा माइकल पोर्टर के मूल श्रृंखला का प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ये है, ऑपरेशन का कार्यकलाप ये भी है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक ये भी है, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्रॉपर ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नहीं कह रहा है तो माइकल पोर्टर के मूल श्रृंखला प्राथमिक कार्यकलाप कौन कौन से? इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशन है, लेकिन आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, ये सब हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉन्सिस्टेंसीज ऑफ रिजल्ट व्हेन द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रिपीटली? किसी परीक्षण उपकरण के बारंबार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता को निम्नलिखित में कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका रिलायबिलिटी। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रिलायबिलिटी, कहते हैं विश्वसनीयता, इसे रिलायबिलिटी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक मेथड कौन सा नहीं है? देखिए, इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये है। इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी है। इट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, ये है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी बिल्कुल सही होगा, डी आंसर बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर? भावी ग्राहकों की साख सूचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्रोत नहीं है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये स्रोत नहीं है। ठीक है, बैंक रेफरेंस हो सकता है, ट्रेड इंक्वायरी हो सकता है, क्रेडिट ब्यूरो हो सकता है, लेकिन भावी ग्राहकों की साख सूचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्रोत नहीं है? लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता है। द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड। ये अगला क्वेश्चन है। उपार्जन का भाग जो अंशधारियों से लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग पे आउट रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पे आउट रेशियो, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? उपार्जन विभाग जो अंशधारी लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पे आउट रेशियो कहा जाता है। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा जो है ऑपरेटिंग लीवरेज सम्मिलित है? तो कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये भी होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ईबीआईटी ये भी होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये भी होता है। तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों आंसर्स के सही होंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम पूछा जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन केस ऑफ एचआरएम? एचआरएम के मामले में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं हम लोग भाई। Employees are seen as an investment to be nurtured as well as cost to be controlled. कर्मचारी को पोषित की जाने वाले निवेश और नियंत्रित की जाने वाली लागत के रूप में देखा जाता है। तो ये तो भाई सही है, ये नहीं तो आएगा नहीं। क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर डील्ड विद बाय टीम मेंबर्स विद इन देयर टीम्स। दल के सदस्यों के द्वारा अपने दलों के अंदर टकराव निपटारा किया जाता है, ये भी सही है। वेतन और कार्य की स्थितियों को सामूहिक सौदेबाजी प्राथमिकता दी जाती है। तो कोई भी सौदेबाजी की प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ये गलत है। तो इसका मतलब सी सही है आपका। ठीक है, प्रतियोगियों में डी देखिए, प्रतियोगियों से आगे रहने के लिए प्रतियोगी वेतन और स्थितियों में बल दिया जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन इसका आंसर सी है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। एचआरएम के मामले में निम्न कौन सा सही नहीं है? बार्गेनिंग कभी सैलरी के लिए नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैगजीन एज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? भर्ती के स्रोत के रूप में पत्रिका में निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो लेस एक्सपेंसिव, ये गलत है। लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट, विज्ञापन के स्थापन के लंबा समय, गलत है। विविध पाठकों तक पहुंच, ये बिल्कुल आपका सही है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैगजीन के थ्रू जो होती है, पत्रिका के थ्रू हम अगर भर्ती भेजते हैं तो अनेक पाठकों तक पहुंच जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लांट काउंसिल, निम्नलिखित में कौन संयंत्र परिषद का कार्य नहीं है। तो सुरक्षा स्वास्थ्य, पहले देखिए सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण उपाय की सिफारिश करना और उनमें सुधार करना, ये कोई कार्य नहीं है, तो उसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं के बारे में कह रहा है, तो ये इसके हिसाब से सही होगा। अब दूसरा देखते हैं, स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता संबंधी योजनाओं का निर्माण, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है कौन सा संयंत्र परिषद कार्य नहीं है, ठीक है। नंबर सी देखिए, मासिक लक्ष्यों और अनुसूचियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी समीक्षा करना, ये भी सही है। 100 स्थिर निकायों को कार्यचालन की समीक्षा करना, ये भी सही है। लेकिन सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण विभाग की सिफारिश करना, उनमें सुधार करना, ये सही है। क्वेश्चन देखिए, पिलर फर्स्ट क्या शो कर रहा है, पिलर फर्स्ट शो कर रहा है आपका मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट, RWAS शो कर रहा है। पिलर 2 क्या शो कर रहा है, पिलर 2 फर्स्ट शो कर रहा है आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। पिलर 3 क्या शो कर रहा है, पिलर 3 शो कर रहा है सेकंड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में निकट से संबंध है। ये क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है, तो इसका आंसर जो है ट्रिप्स, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार के निकट रूप से संबंध है, तो ये TRIPS ट्रिप्स कहलाता है, बौद्धिक संपदा के लिए ये संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। फॉलोइंग अर्थक्वेक इन 2015 आइडिया हैज हेल्प नेपाल रिबिल्ड एंड रिकवरी, ये सही है। आइडिया रैंक एज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इन 2016, ये भी सही है। आइडिया इज सब्सिडरी बैंक ऑफ IBRD, ये भी सही है। इंडिया हैज ब्रोकर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल लोन फ्रॉम IDA, ये गलत है, तो उसका आंसर जो है फोर्थ माना जाए। कोई नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट कौन सा नहीं है, फोर्थ है। तो वर्ष 2015 भूकंप के बाद IDA ने नेपाल के पुनर्निर्माण और स्थिति में सुधार करने की सहायता की, सही है। IDA को वर्ष 2016 के उच्च कार्यसंपन्न वाले बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में क्रमांकित किया गया, ये भी सही है। तो इसका इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 a 3-star एक्सपोर्ट हाउस शुड हैव, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार 3 स्टार निर्यात ग्राहक का होना चाहिए। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ $100 मिलियन ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस 2 ईयर्स, चालू पिछले 2 वर्षों के दौरान $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का निष्पादन FOB FOR, तो ये गलत है, ठीक है। चालू पिछले 2 वर्ष के दौरान 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का निष्पादन, ये भी गलत है। चालू और पिछले 2 वर्षों के दौरान 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का निष्पादन, ये भी गलत है। चालू और पिछले 2 वर्षों के दौरान 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का निष्पादन, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही होगा। 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का निष्पादन हुआ है। तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।